हेलो स्टूडेंट, दिस इज सुमन शेखावत। वेलकम टू इंडस्टैंड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। तो आज हम लोग जो है इसको बहुत वन शॉट की तरह पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम्स बिल्कुल आ चुके हैं। हम लोग इसको फटाफट से जो है हम इसको खत्म करेंगे। तो देखिए क्या वाटर रिसोर्सेज की जब हम बात करते हैं तो हम लोग जब एक कॉन्सेप्ट हमारा देखते हैं कि हमारी जो है अर्थ ब्लू प्लेनेट है क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी है, तो हमने कहा फिर ये स्कैरसिटी वाला वर्ड कहाँ से आता है। यानी कि वाटर जब हमारे पास में इतना है तो फिर हम लोग जो है स्कैरसिटी से क्यों जूझ रहे हैं। हमें जो एक पिक्चर दिखाई जाती है उसमें होता है कि बहुत लंबी लाइन है, वो लोग खड़े हैं बाहर और पानी के लिए कतार बना के खड़े हैं। दो दो दिन तक पानी नहीं आता है, 3 दिन तक पानी नहीं आता है। इसका रीजन ये है क्योंकि हमारे यहाँ अर्थ में बहुत पानी है। हम लोग मानते हैं कि बहुत पानी ही पानी है पूरी तरफ, बट जो उसके अंदर से मोस्ट जो वाटर है ना वो किसके फॉर्म में है, ओशियंस की फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ओशियंस के अंदर जो वाटर होता है वो कैसा वाटर होता है, वो होता है सलाइन वाटर। और सलाइन वाटर को हम क्या करते हैं, हम लोग जो है यूज नहीं कर सकते, हम उसका कंजप्शन नहीं कर सकते। हम ना तो उसको पीने के पानी में यूज कर सकते हैं, ना आप उससे खाना बना सकते हो। मतलब आप जो है आपकी डेली एक्टिविटीज उससे नहीं कर सकते हो। तो हमने कहा तो हमारी यूज में जो चीज आती है वो हमारा होता है फ्रेश वाटर। कौन सा वाटर होता है, फ्रेश वाटर। तो हमने कहा हमारी अर्थ में बहुत पानी है क्योंकि चारों तरफ ओशियंस है, सब कुछ है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो फ्रेश वाटर का जो है वो परसेंटेज बहुत कम है। तो अब हमने कहा कि जो अगर हमने मान लिया सलाइन वाटर जो ओशियंस के अंदर है, जो हमारे यहाँ पे सी वगैरह होते हैं उनके अंदर है, तो फ्रेश वाटर जो है उसका सोर्सेस क्या क्या होंगे। तो हमने कहा ये हमारे यहाँ पे जो आप देखते हो ना स्नो जमी हुई है उसके फॉर्म में, यानी कि ग्लेशियर्स के रूप में है। हमने कहा ग्लेशियर्स के साथ साथ में ये किस फॉर्म में होती है, ये जो आइस शीट्स होती है उनके फॉर्म में होती है। फिर हमने कहा हमारे यहाँ पे जो रिवर्स वगैरह है उनमें भी हमें फ्रेश वाटर मिलता है। और एक जो सोर्स है वो है हमारा ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर जो होता है एक पूरा वाटर साइकिल कंप्लीट करके वापस जो ऊपर से प्रेसिपिटेशन के थ्रू जो पानी आता है वो लैंड के अंदर जाता है और उसे ही हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। अब क्या हुआ, टाइम के साथ साथ में आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो रहा है सोर्सेज का। तो वाटर को भी जो है जिनके पास है वो तो उसको बहुत ही, मतलब हम लोग बात करेंगे ना, बहुत ही ऐसे बिना दिमाग के यूज़ कर रहे हैं कि उसका ओवर यूज़ हो रहा है। आप देखते हो कि पानी के नल काफ़ी टाइम तक चालू रह जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो काम है ना, इसकी वजह से जो है हमारे यहाँ पे स्कैरसिटी हमें देखने को मिल रही है। तो आज हम लोग जो हमारा वाटर रिसोर्सेज चैप्टर है हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से जो है वाटर कैसा रिसोर्स है, इसकी स्कैरसिटी कैसे हो रही है, इसके जो स्कैरसिटी हो रही है उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे हम हमारे इस वाटर रिसोर्स को जो है हम कंजर्व कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, ये सब लोग हम आज जो है हमारे चैप्टर वाटर रिसोर्सेज में पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। तो फर्स्ट थिंग है कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमने कहा जो हम लोग बात कर रहे हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं और एक तरह के होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप टाइम के साथ वापस से जो है वो आपके पास में आ जाते हैं, वापस रिन्यू हो जाते हैं। बट कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको बनने में करोड़ों जो है मिलियन जो हम बात करते हैं ईयर्स का टाइम लगता है, जबकि वाटर जो है हर साल रिन्यू होता रहता है। तो हमने आगे कहा जब ये वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज है तो स्कैरसिटी तो होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो रिन्यू होता जा रहा है। ऐसा है नहीं कि ये मतलब तो हमारे पास में एक लिमिट में है जो हमने यूज किया और वो खत्म हो जाता है, बट ये तो हमारे पास में अनलिमिटेड है। लेकिन हमने कहा वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, हम एग्री कर रहे हैं, बट हमने कहा बहुत कम है हमारे पास में। ठीक है, फ्रेश वाटर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम सरफेस रन। अब किस किस से मिलता है, तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है सरफेस रन ऑफ से। यानी कि मैंने क्या कहा, पूरा वाटर साइकिल होता है। वाटर साइकिल में क्या होगा आप लोग देखते हैं, जब हम वाटर साइकिल की बात करते हैं तो वाटर साइकिल में हम लोग बात कर रहे हैं कि वाटर साइकिल में क्या होता है, वाटर बॉडीज होती है, वाटर बॉडीज होती है, यानी कि कोई रिवर है, पॉन्ड है, ओशियन है, सी है, उनसे क्या होता है, वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट हो गया, फिर वहां से ऊपर जाके कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन से आप क्या देखते हो, कंडेंसेशन से फिर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। क्लाउड्स फॉर्म हो गए और उसके बाद में क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन से जो पानी वापस हमारी जो है अर्थ पे आया है वो क्या होगा, मेनली जो पानी आप देखते हो ना बह के वापस जो है मतलब अर्थ पे आया, फिर रन ऑफ हुआ,
मीन्स जो पानी बह के गया फिर वो वापस जाके जो वाटर बॉडीज में मिलता है, मेरी अर्थ जो है हमारी नीचे वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये जो वाटर होता है ये वाटर साइकिल के थ्रू हमें मिल रहा है। तो मेन जो हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो फ्रेश वाटर का जो सोर्स है वो हमारा ग्राउंड वाटर है, ठीक है। तो ये सारी सारी चीजें हमने देख ली है। अब आगे की तरफ हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर पूरा है कि ये टाइम के साथ रिन्यू होता रहता है, रिचार्ज होता रहता है, पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाटर साइकिल दोनों सेम होते हैं, ठीक है। अब हमने कहा ये एक सर्कल है जो घूमता रहता है, वाटर बॉडी से पानी वापस से गया फिर प्रेसिपिटेशन के थ्रू वापस यहाँ पे आता है, तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है। हमने कहा था अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब हमने कहा हर जगह हम लोग बात करते हैं, हर एरिया में हर दूरी पे अलग अलग है, वेरिएशंस होते हैं। क्यों वेरिएशन होते हैं कि वहाँ पे जो है बहुत सारे हम लोग बात करते हैं कि क्लाइमेटिक जो हम लोग फैक्टर्स होते हैं वो बहुत इफेक्ट करते हैं। तो कहीं जगह पे आप देखोगे कि बारिश बहुत ही ज़्यादा है और कहीं पे आप देखोगे कि राजस्थान जैसे एरिया में बारिश बहुत ही कम होती है। तो मतलब ये क्या होता है, ये पूरे क्लाइमेटिक फैक्टर्स के वो होता है कि उनके रिलेटिव फीचर्स कैसे हैं, सारी की सारी चीज़ें होती है। तो हमने कहा ये हमारे पास में रिसोर्सेज ऐसा रिसोर्स है हमारा जो रिन्यूएबल है, बट इसकी जो है हमने कहा जो है कहीं पे ज़्यादा है, वाटर की प्रेसिपिटेशन कहीं ज़्यादा होता है और कहीं पे बहुत कम होता है, ठीक है। अब हमने कहा ऐसी चीज़ जो हमारे पास रिन्यूएबल है, तो हमने कहा उसकी वजह से फिर वाटर स्कैर्सिटी कैसे हुई, ठीक है। और हमें वाटर कंजर्वेशन और मैनेजमेंट के लिए क्या क्या करना चाहिए। कमी तो हो गई हमने मान लिया, लेकिन हमारे तो बहुत बेसिक नीड्स है ना, हम लोग हमारी हर एक एक्टिविटी में हम वाटर यूज़ करते हैं। तो हमने कहा ऐसी चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसकी स्कैर्सिटी हमारी लाइफ में अगर हो गई है तो हम किस तरीके से जो है उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं और कैसे मैनेजमेंट। देखिए हर काम में मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, अगर बिना मैनेजमेंट के आप काम कर रहे हो तो वो जो है हमेशा नेगेटिव ही जाएगा। तो इसमें हमने कहा वाटर का यूज़ जो है हम बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, बिना जो है बिना दिमाग के यूज़ कर रहे हो, हमें ज़रूरत नहीं है फिर भी हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। कई बार आप देखते हो ना, घर के बाहर गाड़ी खड़ी होती है और उसको धोए जा रहे हैं, आधा घंटा हो गया, पाइप चल रहा है फुल और पानी की वेस्टेज वहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। और कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे 4 दिन से पानी आ रहा है, वो लोग पानी के लिए बहुत लंबी लाइंस में खड़े हैं। तो ये जो है एक डिस्क्रिमिनेशन हमें दिखाई दे रहा है ना, तो ये इसी वजह से। तो अब हमें क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए ताकि जो वाटर स्कैर्सिटी है वो हमारी लाइफ से दूर हो सके। वाटर स्कैर्सिटी का मतलब यही आपको पता है, फ्रेश वाटर की कमी होना, ठीक है। क्योंकि ये हमारी हर जो मतलब हमने कहा डेली एक्टिविटी का पार्ट है, पीने के लिए हमें फ्रेश वाटर चाहिए। तो हमने कहा अगर हमारी लाइफ में इसकी कमी हो जाती है तो ये हमारी वाटर स्कैर्सिटी हो जाती है। एक स्पेसिफिक एरिया की अगर हम बात करते हैं तो हमें जो है वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिल रही है। और ये देखोगे आप एक एरिया के अंदर जो है एक डिस्क्रिमिनेशन है, जो पुअर लोग हैं उनमें आपको जो है स्कैर्सिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, बट जो रिच पीपल है वो पैसे के थ्रू उसको खरीद लेते हैं। तो ये आपको एक डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे देखने को मिलता है। अब क्या क्या कारण है जो वाटर स्कैर्सिटी हो रही है? तो पहली चीज़ है ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, हम जो है पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब मैंने कहा आपको गाड़ी वाला एग्जाम्पल दिया, उसमें आप चाहते तो एक बकेट भर के आप उसको अच्छे से साफ कर सकते थे, बट नहीं। अगर हम जो बकेट से यूज़ करते तो एक लिमिटेड पानी हम यूज़ कर पाते, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, पाइप चला रखा है, कितनी देर तक पानी गिर रहा है, हम उसको जो साफ कर रहे हैं उस टाइम में पानी का पाइप यूं ही चल रहा है। तो ये जो होता है ना, ये यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद में देखिए क्या होता है। अब हमने कहा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हमें देखने को मिल रहा है, दूसरा हमने कहा एक्सेसिव यूज देखने को मिल रहा है। अब देखिए क्या है, पानी को आप कई चीज आपने एक्सपीरियंस भी की होगी आपके घर के आसपास कि बोरवेल्स हर घर में आपको मिल रही है, जो बीसलपुर का या कहीं पे भी आपका पानी जो आ रहा है वो तो आ रहा है, बट आप लोग हर घर में आपको बोरवेल्स मिलेगी, ठीक है। तो वो बोरवेल्स क्या है, जब आप ग्राउंड वाटर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहे हो और उसको ज्यादा खींच रहे हो तो धीरे धीरे वाटर टेबल जो है हमारा डिप्लीट होता जा रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ग्राउंड टेबल को जो हमारा ग्राउंड वाटर है ना उसको हम लोग ज्यादा बाहर निकाल रहे हैं, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं हम। दूसरा हमने कहा जहां हमें एक ग्लास की जरूरत होती है वहां पे हम लोग क्या पूरी पूरी बकेट खत्म कर देते हैं, तो ये एक्सेसिव यूज हो रहा है इसके अंदर। फिर मैंने कहा अनइक्वल यूज है, अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये मैंने आपको बता दिया। जो रिच पीपल्स हैं उनके यहाँ पे तो 24 घंटे पानी आ रहा है, और वहीं पे जो पुअर पीपल है उनके यहाँ पे 4 दिन 5 दिन से पानी आ रहा है, और उनकी जितनी डेली जो है नीड है वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो ये हमें जो है वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में हमें ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। अब देखो सबसे बड़ा कारण है हर चीज़ का जो हम बात करते हैं वो क्या है,
इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि एक तो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, टाइम के साथ जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है ग्रो होती जा रही है तो नीड्स भी बढ़ती जा रही है। अब नीड्स बढ़ती जा रही है तो उनको फुलफिल करने के लिए आप क्या करोगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करोगे। ओवर एक्सप्लॉयटेशन करोगे तो धीरे धीरे वाटर टेबल नीचे चला जाएगा और वाटर की स्कैरसिटी हमें देखने को मिलती है। तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए, ठीक है। अब आगे की तरफ हमने देखा ना, अब हम आगे की तरफ देखते हैं इस चीज को। अब लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन बहुत बड़ी है क्योंकि डिमांड्स बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। अब दूसरी चीज़ क्या है, एक होता है हमारे इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन की वजह से भी क्या होता है कि हम लोग जो है वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसकी वजह से जो है स्कैरसिटी हमें देखने को मिलती है। अब क्या है, मैंने अभी आपको बोला कि पॉपुलेशन जो है इंक्रीज हो रही है, ठीक है। पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस है कि डिमांड्स भी इंक्रीज होगी। डिमांड्स बोल दो आप, नीड्स बोल दो, नीड्स भी इंक्रीज हो रही है। बट आप देखोगे कि वहां पे आप जब इनको दोनों को करने के लिए, अब ये दोनों चीजें हैं, देखिए फूड की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ेगी, वाटर की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा बनेगी। तो अब आप इन दोनों को फुलफिल करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वाटर ऐसी चीज तो है नहीं जो बन सकती है, वो तो क्या है जो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इसमें अंदर क्या करोगे आप, वो बोरवेल्स वगैरह लगाओगे जिसके थ्रू क्या होगी, आप जो है बहुत ज्यादा प्रेशर जो है हमारे उस पे, जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसके ऊपर डालते हो, और उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है और धीरे धीरे हमें जो है एक बहुत बड़ी समस्या वाटर स्कैरसिटी का हमें सामना करना पड़ता है, और गर्मियों में तो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि भाई जैसे हमने कहा पॉपुलेशन ग्रो हुई, पानी की डिमांड ज़्यादा हुई, मैं पॉपुलेशन ग्रो हुई है तो हमें जो है फूड ग्रेन्स ज़्यादा चाहिए, फूड ग्रेन्स ज़्यादा चाहिए तो इरिगेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, और इरिगेशन में फिर से ओवर एक्सप्लॉयटेशन हमारे सामने आता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। इरिगेटेड एरियाज जो है, मैंने कहा गर्मियों के टाइम में तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि बारिश का टाइम होता है, उस टाइम की जो क्रॉप्स होती है, खारिफ क्रॉप्स होती है, उनको इतने पानी की जो है इरिगेशन की ज़रूरत नहीं होती है। बट बाकी और जो टाइम है उस टाइम में जो क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती है उनमें इरिगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमने कहा कि डिमांड ज़्यादा होने से इरिगेटेड लैंड्स भी बढ़ रहे हैं और उनको क्या चाहिए, इरिगेशन चाहिएगा। उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं आगे, हमने कहा इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब देखिए इंटेंसिव जो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ है, इंडस्ट्रीज में भी आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो उन इंडस्ट्रीज के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी को हमें पानी की डिमांड हुई, पानी की डिमांड हुई, हमने ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया और प्रेशर जाके कहाँ आया, हमारे ग्राउंड वाटर के ऊपर, ठीक है। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं, अब एक वर्ड है यहाँ पे अर्बनाइजेशन, ठीक है। अर्बनाइजेशन मीन्स है सिटीज ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो रही है, गांव के जो लोगों का रहन सहन होता था वो अलग टाइप का होता था, ठीक है। वहाँ पे क्या है, हर चीज़ उनके पॉन्ड्स उनके पास में, रिवर्स उनके पास में, तो उनका लाइफस्टाइल एक अलग होता था। बट अर्बनाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ है कि हर आदमी के पास में, आप देखो कि सिटीज़ डेवलप हुई है, सिटीज़ डेवलप हुई है तो वहाँ पे जो रहने का तरीका है वो बहुत अलग होता है। अब हर घर में आपको 10 काम के लिए आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पानी आपके कहाँ से आएगा, इन्हीं चीज़ों से। तो सबसे ज़्यादा क्या है, हमने कहा अर्बनाइजेशन की वजह से जो प्रेशर पड़ रहा था फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के ऊपर, तो अर्बनाइजेशन से लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हुआ ना। गांव में आदमी जो है अपने घर में जिस तरीके से रहना उस तरीके से रह रहा, सिटीज़ में आ गए, डेली पोछे लगने हैं, पानी करनी है, गार्डनिंग हो रही है, वो हो रही है। तो सबके लिए आपके पास में अवेलेबिलिटी क्या है, आपके पास में कोई रिवर पॉन्ड वगैरह कुछ है नहीं, कोई वेल वगैरह नहीं है, आप लोग क्या यूज़ करते हो, यही वाटर यूज़ करोगे या फिर आप बोरवेल वहाँ पे करोगे। आगे की तरफ हम चलते हैं। वाटर जो है, हमने कहा कि वाटर इतना है हमारे पास में जो सबकी नीड्स फुलफिल हो सकती है, बट हमने क्या कहा कि हमारी जो ग्रीड है ना वो कहीं पे भी फुलफिल नहीं हो सकती है। आप चाहो तो सबकी ज़रूरतें को पूरा कर सकते हो, बट हर आदमी के लालच को पूरा करना पॉसिबल नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा सेटअप हो गई है, उसके अंदर से जो भी ये हमने कहा कि कंटेमिनेटेड जो है या पॉल्यूटेड जो चीज़ें हैं वो सारी सारी जाके कहाँ, रिवर सोर्सेज के अंदर जा रही है, जिसमें केमिकल्स भी हो सकते हैं, पेस्टिसाइड्स भी होते हैं, और हमने कहा जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं वो सब क्या करते हैं, उन रिवर्स और पॉन्ड्स में जाके मिल जाते हैं। अब जब वो सारा चीज़ें हो गई तो कंटेमिनेटेड हो गया वो वाटर हमारे जो यूज़ का नहीं रहा है। ये कारण भी बहुत बड़ा है कि वाटर होते हुए भी, क्योंकि उसको इंडस्ट्रियल वेस्ट उसके अंदर मिल चुका है, इसकी वजह से वाटर स्कैरसिटी आ चुकी है। ये चीज़ हमारे यहाँ पे हो गई है। आगे की तरफ देखोगे, अब तो ये तो हमने माने सारे कारण कि क्यों वाटर की स्कैरसिटी हो रही है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि चलो प्रॉब्लम हमें पता चल गई है, बट इसका सोल्यूशन क्या है, तो इस सोल्यूशन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अब मैंने कहा जहाँ प्रॉब्लम है ना, उसी प्रॉब्लम के अंदर जो है सोल्यूशन छुपा हुआ है।
तो अब इसमें है कि किस तरीके से हमें कंजर्वेशन करना है, बचाव करना है, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको भी ये वाटर मिल सके। ऐसा ना हो कि उनकी लाइफ की जो नीड्स हैं वो भी फुलफिल ना हो सके। तो हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट हमने बात करी है सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखिए, हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है रिसोर्सेज वाला, उसमें हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने बात की है सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है कि हमें आज की हमारी नीड्स को तो फुलफिल करना ही है, साथ में हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए भी ये रिसोर्सेज बचा के रखना है। तो हमें इस तरीके से वाटर को यूज करना है ताकि आगे आने वाली जनरेशन, हम ऐसा नहीं करें कि आज हम प्यासे रह जाएं, नहीं, हम कह रहे हैं हम हमारी आज की नीड्स को भी फुलफिल करें, बट ध्यान रखें कि इन चीजों को ऐसे नहीं करना कि आज ही हमने यूज किया और आज ही खत्म कर देना है। नहीं, हमें इनको चीजों को ऐसे करना है कि हमारी भी नीड्स फुलफिल करनी है और हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी हमें इसको बचा के रखना है। ठीक है, ये चीजें हो गई है। फिर उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, फिर है मिटिगेटिंग वाटर स्कैरसिटी। अब हमने, आप देखोगे कि चीजें जो है, किसी एरिया में बहुत पानी है, किसी एरियाज में आप देखोगे कि वाटर की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये चीज़ें हैं कि एक बैलेंस बना के रखना है, ताकि हर एरियाज, हर रीजन के अंदर जो ये वाटर स्कैरसिटी जो है ये हट सके और लोगों को प्रॉपर जितना मतलब उनकी नीड है उतना पानी उनको अवेलेबल हो पाए। तो हमें एक सप्लाई और डिमांड का ध्यान रखना है कि हर एरियाज में रोज पानी जाएगा। और उसके बाद में हमने कहा कि सबकी डिमांड, ऐसा नहीं है हमने एक घर में हम 24 घंटे पानी दे रहे हैं कि जब भी उनको ज़रूरत हो वो लोग टैप खोलेंगे और उसमें से पानी आ जाएगा। और कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे 4-5 दिन के गैप से दे रहे हैं। तो एक हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्रोग्राम्स चलाने होंगे जिससे एक बैलेंस बना रहे सप्लाई और डिमांड के बीच में। ठीक है, फिर हमने कहा प्रिजर्विंग एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। अभी हमने कहा जब भी हम बात करते हैं इकोसिस्टम की बात करते हैं, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि पूरा एक इकोसिस्टम होता है जिसमें ह्यूमन बींग्स भी हैं, प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, कंज्यूमर्स भी होते हैं, और हमने कहा जो हमारे डिकम्पोजर्स वगैरह भी होते हैं। तो हमने कहा एक इक्वेटिक इकोसिस्टम है, इक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले जो लोग हैं उनका इकोसिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। फिशेस वगैरह हैं, वो जो भी है, ये लोग क्या होते हैं जब वाटर के अंदर होंगे, जो इकोसिस्टम अगर सही रहेगा तो वो लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी जर्म्स हैं वगैरह हैं उन सबको क्या करते हैं वो खत्म कर देते हैं और पानी को बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि अब सोचो इंडस्ट्रियल वेस्ट उनके अंदर जा रहा है, तो क्या वो जिंदा रह पाएंगे मछलियाँ वगैरह, या जो भी वहाँ पे हम लोग इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, नहीं, वो लोग सब मर जाएंगे। और उनकी भी हम लोग बात करते हैं जो हमें मतलब जो गंदगी है वो भी हमें देखने को मिलेगी। तो हमें ध्यान रखना है कि एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है उसकी तरफ हमें ध्यान देना है, उनके कंजर्वेशन की तरफ हमें ध्यान रखना है, ताकि एक हमें हेल्दी हैबिटेट देखने को मिले। ठीक है, तो इसकी तरफ ध्यान रखना है। पहली चीज सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट की तरफ, दूसरे हमने कहा वाटर स्कैरसिटी से हमें जो है बाहर निकलना है, तो इसके लिए बहुत सारे सप्लाई और डिमांड के बीच में हमें एक बैलेंस बना के रखना है। तीसरा हमें एक्वेटिक इकोसिस्टम की तरफ ध्यान रखना है, क्योंकि अगर ये जो है बिल्कुल प्रिजर्व रहेगा तो हमें जो वाटर है वो बहुत अच्छा क्लीन हमें प्रोवाइड मिल पाएगा। अब जैसे हमारे के सेव वाटर सेव लाइफ, अब हमने कहा अगर हम पानी बचाएंगे, बोलते हैं जल ही जीवन है, ये सामने स्लोगन सुने होंगे, जल ही जीवन है, जल बचाओ, जल है तो कल है। तो मतलब ये सारी चीजें क्यों है, क्योंकि आज ये जरूरत बन गई है, वाटर स्कैरसिटी हमारी इतनी ज्यादा हो चुकी है, तो हमें आज भी मतलब बूंद बूंद बचाने की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। तो अब हमने क्या करना पड़ेगा कि अब तीसरी चीज, हम चौथी चीज की तरफ चलते हैं, वो है रिड्यूसिंग एनर्जी कंजप्शन। अब आप लोगों को पता है कि एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो वगैरह सब चीज़ें किससे बनती है, वो हमारे वाटर से, जो हम बात कर रहे हैं कि वहाँ से भी प्रोड्यूस की जाती है। तो अब हमें क्या करना है कि इन एनर्जी रिसोर्सेज के कंजप्शन की तरफ भी ध्यान देना है, कि उनको भी हमें थोड़ा कम से कम यूज़ करना है। हमने क्या ज़ीरो तो नहीं कर सकते हम, बट मैनेज तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो हमारे पास क्या है, वाटर वगैरह अवेलेबल होगा। ठीक है, अब हमने कहा वाटर ट्रीटमेंट एंड, और एक चीज़ है ना, अब वाटर ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, मान लीजिए कि कोई इंडस्ट्रियल कोई वेस्ट वगैरह निकल के आ रहा है, तो हमें क्या करना है, उसको पानी की जो हमारी रिवर है, पॉन्ड है, किसी में भी छोड़ने से पहले उसका ट्रीटमेंट करना होगा। उसको साफ सुथरा करने के बाद में ही हम उस पानी को वहाँ छोड़ सकते हैं, मतलब जो भी गार्बेज वगैरह उसको अलग कर लें, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर हमने कहा कि अब ऐसे एरियाज जहाँ पे वाटर्स वगैरह की डिमांड का मतलब ज़्यादा है बट सप्लाई बहुत कम है, हमें उधर की तरफ भी ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि एनर्जी की, अभी हम लोग कह रहे हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमें क्या करने पड़ेंगे, वाटर को भी हम बहुत ज़्यादा उसमें यूज़ करेंगे। अब हमने कहा कि अगर हम इन एनर्जी वगैरह कम यूज़ करेंगे, एक लिमिट में यूज़ करेंगे, तो प्रेशर नहीं पड़ेगा इन सब चीज़ों पर। ठीक है, तो वाटर ट्रीटमेंट की तरफ ध्यान देना है, डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ ध्यान देना है, ये सब चीज़ों की हर तरफ हमें ध्यान देना है। अब हमने कहा
एफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए, जिससे हमने कहा पानी को हम बचा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। देखिए एग्रीकल्चर बंद नहीं कर सकते क्योंकि हम खाएंगे क्या, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी प्रैक्टिसेस शुरू करो जिससे क्या है पानी कम से कम हो। या तो हो सकता है ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि जब बारिश का पानी आता है उसको बहुत ज़्यादा स्टोर करके हम लोग रखें। फिर हमने कहा ऐसी क्रॉप्स वगैरह हम लोग उगाएं जिससे हमारे जो है ग्राउंड वाटर टेबल है उसमें हमें हेल्प मिले। ठीक है, ये सारी सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि ऐसी इरिगेशन प्रैक्टिसेस आप, जैसे हम आगे पढ़ेंगे बैम्बू ड्रिप जो सिस्टम है वो उसको है, आगे हम और भी मेथड्स पढ़ेंगे, रूफ वाटर हार्वेस्टिंग है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं जो हमें एक आइडिया देगा कि किस तरीके से हम लोग एग्रीकल्चर एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। एक तो आप पानी को डायरेक्टली बहुत मतलब प्रेशर से दे रहे हो तो बहुत पानी वेस्ट हो गया, बट ड्रिप सिस्टम से क्या होता है, बूंद 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 पानी चलता रहता है, जिससे क्या पानी की वेस्टेज ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, आगे हम लोग ध्यान रखते हैं कि अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है, अब क्या करना चाहिए हमें, इकोनॉमिक बेनिफिट्स की तरफ है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कोई इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप है या कोई ऐसे लोग हैं जो कि जो है क्या करते हैं, वाटर को कंजर्व करते हैं, तो हमें ऐसे सिस्टम लाने चाहिए जो बहुत लोअर कॉस्ट पे हो। ठीक है, तो मतलब ऐसे सिस्टम हमें स्टार्ट करने चाहिए, लोअर कॉस्ट के होने चाहिए जो जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हो। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा महंगे हो तो हर कोई आदमी करना नहीं चाहे। ठीक है, ऐसी चीज़ें के बारे में बताना चाहिए। एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, अब हमने कहा कि जो चीज़ें हैं अभी वाटर कोई भी पॉल्यूशन हो, मैं तो कह रही हूँ वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, कुछ भी चीज़ें हो, तो अगर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको कहाँ देखने को मिलता है, हमारे क्लाइमेट चेंजेस के अंदर। ठीक है, तो अब ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इसका हमने कई सारे कारण बताएंगे, तो इनडायरेक्टली हम लोग जो ये सारे प्रोसेस हैं इसके अंदर है, तो क्लाइमेट चेंज इसकी वजह से होता है। तो हमें ध्यान रखते हुए ये करना है कि वाटर वेस्टेज जो है हमें बहुत कम से कम करनी चाहिए और सप्लाई और डिमांड के बीच में हमें क्या करना है, एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन को मिनिमाइज करना चाहिए। ठीक है, अब हमने कहा कंजर्वेशन तो हम करना है हमें, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वाटर की उसको पॉल्यूट होने से बचाना है। हम देखते हैं पिकनिक जाते हैं, हम सारे जो भी रैपर्स वगैरह होते हैं, चिप्स के होते हैं, खाली जो हमारी बिस्लरी बॉटल्स वगैरह होती है, उनको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, उनमें रिवर्स वगैरह में जो बहुत खूबसूरती बढ़ा रहे हैं हम उन्हें इनको ही गंदा कर देते हैं। अब जब उसमें प्लास्टिक डाल दिया गया सब कि वो पानी यूज़ के लायक नहीं रहता है, तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसा हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, पानी के एरियाज को हमें साफ सुथरा रखना है। ठीक है, हम कई बार देखते हैं वाटर के आसपास में बहुत मतलब ऐसे झाड़ियाँ वाड़ियाँ बहुत ज़्यादा से ग्रो हो जाती है, जिसकी वजह से भी वो जो पानी है धीरे धीरे पॉल्यूट होने लगता है। कई बार आप देखते हो कि उनके अंदर ही मतलब जो सिटी है उनका नाले वगैरह छोड़ दिया जाता है, जिससे वो पॉल्यूट हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना है कि हमें वाटर पॉल्यूशन को बहुत मिनिमाइज करना है। ठीक है, अब चलो ये तो बात हो गई सारे कि क्या मतलब वाटर सोर्सेस रिन्यूएबल है, हमने मान लिया है, क्या क्या उसके कारण है जिसकी वजह से वाटर स्कैसिटी हो रही है। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ लिया है कि कंजर्वेशन किस तरीके से करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमने कहा कि बहुत सारे रिवर प्रोजेक्ट चलते हैं, डैम जो बनते हैं उनके हम लोग बात करते हैं, और हमने कहा इसके साथ साथ में वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमने कहा बहुत डैम्स वगैरह बन रहे हैं, आपने हीराकुंड का नाम सुना है, आपने सरदार सरोवर डैम का नाम सुना है, तो हमने कहा ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बन रही है। ठीक है, अब हमने कहा कि डैम का मतलब क्या होता है। ठीक है, डैम का मतलब क्या होता है, एक रिवर फ्लो कर रही है, आपने उसके आगे एक बैरियर लगा दिया, एक दीवार वगैरह बना दी है, जिससे क्या होगा कि वो जब भी फ्लड वगैरह कुछ भी आएगा तो उसमें क्या है, वो ओवरफ्लो नहीं कर पाएगी, उस वजह से एक बैरियर लगा हुआ है तो वो कंट्रोल में रहेगी। तो आप क्या करते हो, फ्लड कंट्रोल के लिए एक डैम के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर हमने कहा इससे जो रिवर है उसके साइड से हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे रिजर्वियर्स है, हमने कहा जो लेक्स वगैरह है वो हम लोग बना देते हैं। ठीक है, अब हमने कहा डैम इज अ बैरियर across flowing water that obstructs, directs and retards the flow। ठीक है, अब हमने कहा डैम क्या होता है, एक बैरियर है, किसके में, वाटर जो फ्लो कर रहा है उसके बीच में एक ऑब्स्ट्रैक्ट है, रोकता है उसको, डायरेक्ट करता है कि हम ये रिवर तो अपनी मस्ती में चली जा रही है, बट आपने एक बैरियर लगा दिया है तो वो क्या होगा, उसमें एक बैलेंस तरीके से वो जाएगा, तो आप उसको डायरेक्ट करेंगे कि इस रूट से आपको जाना है। ठीक है, और रिटार्ड्स द फ्लो, और उसका जो फ्लो है उसको थोड़ा सा आप क्या कर देते हो, स्लो कर देते हो। ठीक है, अब हमने क्या कहा, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वियर, लेक और इम्पाउंडमेंट, डैम रेफर्स टू द रिजर्वियर रेदर देन द स्ट्रक्चर। अब हमने कहा एक तरह से रिजर्वियर ही है, वाटर रिजर्वियर ही है, डैम है जो हमारा। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है कि एक बैरियर का है जो कि क्या करता है, जो वाटर फ्लो है उसको ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, डायरेक्ट करता है और रिटार्ड करता है उसके फ्लो को। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू ने इनको इसलिए तो टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा था,
क्योंकि इनके आने के बाद में इरिगेशन मेथड्स जो है, डैम्स बन गए, इरिगेशन हो गया, वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा सही मैनेज हो गई चुकी है, जो फ्लड है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो सारी की सारी चीज़ें हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके कारण ही जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रोक्लेम किया था टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब हमने कहा अब चीज़ें बदलती जा रही है, कैसे बदलती जा रही है, अब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो रहा है। तो हमने कहा दे इंटीग्रेट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द विलेज इकोनॉमी विथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द इंडियन मतलब अर्बन इकोनॉमी। अब ये क्या, जो हमारे डैम्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, हमें एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, क्योंकि इरीगेशन हो रहा है, अगर आपने एग्रीकल्चर अच्छा करा तो विलेज इकोनॉमी तो बढ़ ही रही है, और इसके साथ साथ में अब इकोनॉमी बढ़ गई है, आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप होगी क्योंकि रॉ मटेरियल है आपके पास में बहुत सारा। और जैसे ही इंडस्ट्रीज हुई, आप लोग जो है वहाँ पे काम कर रहे हो, आपका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप देखोगे उस इंडस्ट्रीज के आसपास में जो है क्या होगी, अर्बनाइजेशन या सिटीज़ जो है डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्यों डैम ज़रूरी है ये हमने बात कर ली है वैसे तो, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई हमें देते हैं, दूसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तीसरा हमने कहा डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए वाटर हमें मिलता है, ठीक है। फ्लड कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइड रिक्रिएशन, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, पानी वापस हम लोग जो है वापस यहाँ से फ्लो होके वापस जो इलेक्ट्रिसिटी के बाद में काम में आ जाता है। अब आपने डैम वगैरह बना दिया तो इनलैंड जो नेविगेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, सब चीज़ें हो रही है, नाव बोट्स वगैरह सब चल रही है वहाँ पे। आपने जब ये डैम्स वगैरह बना दिया है, रिवर के फ्लो को आपने रेगुलेट कर दिया है, तो वहाँ पे फिश ब्रीडिंग भी हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर पा रहे हो, तो ये सारे के सारे क्या है हमारे लिए, इसके फायदे हैं, ठीक है। डैम की सिग्निफिकेंस है ये कि यहाँ पे ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो अब हमने कहा जो हमारे ये बन रहे थे प्रोजेक्ट्स जो बन रहे हैं, उसमें डैम्स जो बनाए जा रहे हैं किसी एक पर्पज से नहीं बनाए जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इरिगेशन के थ्रू हम क्या करते हैं चीज़ों को, इरिगेशन हो रहा है, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, बहुत आपके रॉ मटेरियल बहुत अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है, फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, इंडस्ट्रीज सेटअप करोगे। इंडस्ट्रीज सेटअप करने के बाद में क्या है, अब इंडस्ट्रीज के आसपास में आप क्या देखोगे कि सिटीज डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। आगे की तरफ आइए। अब हमने कहा हेंस डैम्स आर नाउ रेफर्ड टू एज मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, ठीक है। किसी एक पर्पस के लिए नहीं कि केवल इरिगेशन ही करोगे आप उससे, या केवल आप उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करोगे, नहीं, उससे क्या है बहुत सारे पर्पसेस हमारे फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब ये तो हम बात करें कि अभी के टाइम में हमारे पास में क्या बन रहे हैं, बहुत सारे डैम्स वगैरह हमें देखने को मिल रहे हैं। अब मैंने कहा जो एंशिएंट इंडिया के अंदर जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हमें या वाटर रिजर्वियर हमें देखने को मिले हैं, वो कब से कब मिले हैं, कहाँ मिले हैं, या अभी थे कि नहीं, ये हम लोग बात करते हैं फर्स्ट सेंचुरी बीसी से हमें मिल रहे हैं। तो हम लोग बात करते हैं इन द फर्स्ट सेंचुरी बीसी, श्रीरंगावेरपुरा जो है एक जगह है, ठीक है, श्रीरंगापुरा जो है इलाहाबाद के पास में है, वहाँ पे हमें जो है एक हार्वेस्टिक सिस्टम चैनलिंग मिली है जी, ठीक है। वहाँ पे फ्लड्स वगैरह ज़्यादा होती होगी, तो वहाँ पे हार्वेस्टिंग सिस्टम चैनलिंग द फ्लड, ऐसा एक हमें वहाँ पे मिला है। कहाँ, कौन सी रिवर पे बना हुआ है, वो बना हुआ है रिवर गंगा के ऊपर, रिवर गंगा इलाहाबाद, और कहाँ पे, श्रृंगावेरपुरा। और कब का ये, फर्स्ट सेंचुरी। अब देखिए कितना पुरानी बात है, फर्स्ट सेंचुरी में, अभी हम लोग कौन सी सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में। तो अब आप ये चीज़ें देखोगे यहाँ पे, तो हमें इतना पुराना वाटर रिजर्वियर जो है हमें देखने को मिलता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में जो है डैम्स, लेक्स और इरिगेशन लेक्स हमें बहुत ज़्यादा मिले हैं, बहुत ज़्यादा जो है हमने देखा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है धीरे धीरे ग्रो कर रहे थे, मौर्यन डायनेस्टी के बहुत इंपॉर्टेंट किंग थे वो लोग। तो उन्होंने क्या है अपने टाइम में बहुत डैम्स बनवाए, लेक्स वगैरह बनवाई है, बहुत इरिगेशन मेथड्स के लिए, मतलब क्योंकि पहले ही क्या है एग्रीकल्चर ही मेन जो है हमारा, जो हम लोग बातें इकोनॉमिक एक्टिविटी हुआ करती थी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले सीजनल हुआ करती थी, बट उससे इतनी बड़ी सोसाइटी जब डेवलप हो चुकी है तो सबकी जो डिमांड्स फुलफिल नहीं हो रही थी, तो हमें इरिगेशन को बढ़ाने के लिए पहले इरिगेशन मेथड को ज़्यादा वो करना था। तो यहाँ पे तो एग्रीकल्चर अगर ग्रो करना था तो ये इसके लिए इरिगेशन बहुत ज़रूरी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या है बहुत सारे डैम्स, लेक्स और इरिगेशन सिस्टम्स बनाए थे, ठीक है। आगे हम चलते हैं, एविडेंसेस ऑफ सोफिस्टिकेटेड, जहाँ हम लोग केवल चंद्रगुप्त मौर्य की तक की ही बात नहीं करते हैं। हमने कहा उड़ीसा के अंदर जो एक कलिंग आप लोगों ने सुना होगा ना, कलिंग वॉर, जो अशोक के बीच जो थे ना हमारे मौर्यन डायनेस्टी के अशोका, जहाँ से उनका हृदय परिवर्तन हो गया था, वो जो वायलेंस से नॉन वायलेंस की तरफ चले गए थे,
बुद्धिज्म की तरफ चले गए थे। तो वही कलिंग है ये जहाँ की हम बात कर रहे हैं। तो कलिंग जो है मेनली कौन से उसमें है स्टेट में, वो है हमारे उड़ीसा के अंदर। और वहाँ पे जो है एक जो है नागार्जुनकोंडा जो है आंध्र प्रदेश के अंदर, बेन्नूर जो है कर्नाटका के अंदर, कोल्हापुर जो है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे भी हमें बहुत सारे वाटर रिजर्वियर या फिर इरिगेशन वर्क्स के हमें बहुत सारे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि डैम्स जो है आज की देन है, नहीं, बहुत पुराने 1st सेंचुरी से हमें इसके एविडेंसेस देखने को मिले हैं और बहुत अच्छे एविडेंसेस देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये भी हमें एक बार थोड़ा सा पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है कि हाइड्रोलिक जो स्ट्रक्चर्स हैं एंशिएंट इंडिया के वो कहाँ कहाँ से मिले। तो कोई सा भी एक हमारे पास में एग्जाम्पल आ सकता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कोई यूँ नहीं होता है कि हम लोग यहाँ से क्वेश्चन आएगा यहाँ नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हमें एक एक लाइन को बहुत अच्छे से ध्यान से रीड करते हुए चलना है। ठीक है, अब आगे की तरफ हम चलते हैं। फिर इसी तरह 11वीं सेंचुरी में जब हम गए, वहाँ पे हमें एक भोपाल लेक मिलती है। ठीक है, भोपाल लेक जो है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है। कब की? उस टाइम की 11वीं सेंचुरी की हम बात करते हैं। तो 11वीं सेंचुरी में ये सबसे पुरानी जो है आर्टिफिशियल लेक है, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है उस टाइम की। किस टाइम की? 11वीं सेंचुरी की। तो हमने कहा कि इतने पुराने टाइम से देखो ये सब कार्यक्रम चले आ रहे हैं, क्योंकि इरिगेशन की वजह से पहले मेन फोकस इरिगेशन पे था, अभी हमारे मल्टीपर्पस है। आगे हम लोग चलते हैं। इसी तरह से हमें जो है दिल्ली के अंदर भी एक जो है हौज खास बना हुआ है। दिल्ली के अंदर हौज खास नाम से एक टैंक मिला है। ठीक है, अब ये बोला जाता है कि ये किसके टाइम का बना हुआ है? ये इल्तुतमिश जो है स्लेव डायनेस्टी का जो किंग था ना, उसके टाइम का बना हुआ है, मतलब उसी ने बनवाया था। और कहाँ पे है ये? सीरी फोर्ट के अंदर, सीरी फोर्ट के अंदर ये बना हुआ है। 14वीं सेंचुरी का है, हौज खास उसका नाम है। दिल्ली में इसको बनाया गया और बनाया गया स्लेव डायनेस्टी के जो किंग है इल्तुतमिश, उनके थ्रू। और कहाँ बनाया गया था? सीरी फोर्ट के अंदर। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हो गई है। ये हम बात करें एंशिएंट टाइम में हमें कहाँ कहाँ से एविडेंसेस मिले। अब हमने कहा कि अब बहुत सारी चीजें हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटिनी एंड अपोजिशन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। अब ये देखिए, ये बड़ा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मतलब कई बार आ चुका है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान में देखते हुए चलना है। अब मैंने कहा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जब मैंने आपको इतने फायदे बताए हैं तो इट मीन्स वो अच्छा होगा, बट फिर भी इसको पोजीशन का सामना क्यों करना पड़ता है, इसे क्या कारण है? तो जब हमने डेवलपमेंट वाला चैप्टर हमारा पढ़ा था, उसमें हमने कहा किसी एक का गोल दूसरे के लिए गोल हो ये ज़रूरी नहीं है। किसी एक का डेवलपमेंटल गोल जो है किसी दूसरे के लिए जो है नुकसानदायक भी हो सकता है। तो उसी तरह से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जब हम बात करते हैं एक स्टेट के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं तो दूसरी तरफ दूसरों के लिए नेगेटिव देते हैं। तो हमने कहा ये कई बार इसलिए अपोजिशन उनको देखने पड़ते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ वाटर रिवर, जो हमने बात करा कि जो वाटर जो है कहाँ का? रिवर्स का मान लो, आप किसी का भी मान लो, उनको आप रेगुलेट कर रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद में आपने उस पर डैम बना दिए हैं। फिर उसके बाद में क्या होने लगा? एक वो फुल फ्लो में आती है। तो फुल फ्लो में आती है तो वो बहुत सारे सेडिमेंट्स को अपने साथ में बहा के लेके आती है। लेकिन अब हम लोग क्या बात करते हैं? Regulating and damming of rivers affect their natural flow, causing poor sediment flow and excessive sedimentation at the bottom of the reservoir, resulting in rockier stream beds and poorer habitats for the river aquatic life. अभी हमने बात कर रहे हैं, अगर आपको कंजर्वेशन करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रिजर्विंग एक्वेटिक इकोसिस्टम। बट यहाँ पे क्या होता है? वो सेडिमेंट्स बहा के लेके आई। हमने कहा जब हम बात करते हैं डैम्स की, तो वो फुल फ्लो के साथ में आ रहे हैं, फिर अपने सैंड वो सेडिमेंट लेके आए। जब रेगुलेट हो गए तो वो सेडिमेंट्स वहीं जमा हो गए। तो वो क्या होता है? डैम्स के नीचे वो सेडिमेंट की एक परत से जम जाती है। अब वो परत जम गई है तो नेचुरल हैबिटेशन नहीं हो पा रहा है ना। तो नेचुरल हैबिटेशन जब नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से क्या है? हमें देखने को मिलता है वहाँ पे पुअर एक्वेटिक लाइफ। ठीक है, अगर पुअर एक्वेटिक लाइफ है तो आपको पता है कि जो है वाटर वो इतना हेल्दी नहीं होता है, क्योंकि वो उसको बार बार उसको क्लीन करते रहते हैं। तो ये एक बड़ा कारण है, इसलिए डैम्स आज मतलब एक अपोजिशन का सामना कर रहे हैं। फिर हमने दूसरी चीज़ें हम वहाँ पे देख रहे हैं। अब मैंने कहा जो हमने कहा फ्लोरा और फोना दोनों एक्वेटिक लाइफ वाले हम बात करते हैं। तो वहाँ पे जो है आप देखोगे कि कोई भी चीज़ें, डैम्स ऑल्सो फ्रेगमेंट रिवर्स मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर एक्वेटिक फोना टू माइग्रेट स्पेशली फॉर स्पॉनिंग। अब हमने कहा कि जब भी ये जो हमने कहा ऐसी इसके अंदर वीड्स वगैरह उगती है वो बहुत अच्छी होती है, बट अब ये जैसे हमने कहा कि आप जो है फ्रेगमेंट करते हो रिवर्स को, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है कि इस तरह की जो फोना है या जो इस तरह की वेजिटेशन है ना वहाँ पे ग्रो कर पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ के जो एक्वेटिक लाइफ है उसको हैम्पर कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक्वेटिक जो फोना होती है, वेजिटेशन होती है ना, उसको भी ये नहीं मतलब उसको अच्छे से ग्रो नहीं होने देते। नेक्स्ट की तरफ जब हम चलते हैं,
पहला कारण मैंने आपको बताया था कि फ्लड कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि फ्लड कंट्रोल कर रहा है, बहुत बड़ी रिवर है, ठीक है, ये रिवर बह के आ रही है, ठीक है, ये रिवर आ रही है फ्लो के अंदर, फिर मैंने यहाँ पे एक डैम बना दिया, ठीक है, ये डैम है जिसमें ऐसे ये होते हैं जिसमें से पानी रेगुलेट होके ये पानी यहाँ से इसके अंदर से रेगुलेट हो जाएगा कि इसी रास्ते से उसको आना है, इसी रास्ते। अब लेकिन मान लो वो उतनी मतलब उसके बाद में पूरे उफान पे रिवर आ रही है, तो उससे क्या होगा, जब इसमें एंटर होने से पहले आधा पानी तो ये इधर निकलेगा ना। जब हम किसी चीज में पानी डालेंगे तो उसके बाद में जो ओवर जितनी फ्लोर से हम पानी डालेंगे, जैसे एक बर्तन हमारे जो कंटेनर है वो छोटा है और आपने पानी ऊपर से एक बकेट से डाल रहे हो, तो क्या होगा, उसमें जाने से ज्यादा पानी बाहर की तरफ भी तो बिखरेगा, तो इससे क्या होता है, आसपास के जो एरियाज होते हैं ना, यहाँ पे फ्लड आ जाती है। तो यानी इन एरियाज में ये ट्रिगर करता है फ्लड को, क्योंकि ये जब इन चैनल्स में से ये रिवर जाएगी तो उसके अंदर जब वो रेगुलेट होने की कोशिश करती है तो एक्स्ट्रा पानी तो बाहर की तरफ ही जाएगा, तो ये इस साइड वाले जो एरियाज हैं, इस साइड वाले जो एरियाज हैं, यहाँ पे क्या होगा, हमेशा फ्लड आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो एक है फ्लड कंट्रोल करने की हेल्प करता है, लेकिन क्या होता है, क्योंकि सेडिमेंट्स बहुत ज्यादा जमा हो चुके हैं तो अब वो इजीली उसमें से निकल नहीं पाता है, इसकी वजह से जो पानी है वो बाहर निकलता है और आसपास के एरियाज में क्या होता है, ठीक है। तो ये हो गया कि ट्रिगर करता है फ्लड्स को, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह जमा हो गए हैं तो वो उसमें से क्रॉस नहीं हो पाते हैं, इसकी वजह से क्या है, जब भी हैवी रेन होगी तो वो पानी बाहर की तरफ आएगा, ठीक है। अब आगे की तरफ हम लोग और क्या कारण देखते हैं इसमें, मल्टी जो ये होते हैं प्रोजेक्ट, इनकी वजह से क्या है, induced earthquakes caused waterborne disease and pest and led to pollution resulting from excessive use of water। अब देखिए कि डैम्स वगैरह है उसमें पानी बहुत ज़्यादा स्टोर हुआ हुआ है, तो उसके अंदर बहुत सारे जर्म्स वगैरह हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें हैं, तो इनकी वजह से क्या है, बहुत सारे डिजीज़ वगैरह भी हो जाते हैं, बहुत सारे जर्म्स वगैरह भी हो जाते हैं, और इस सब का कारण क्या है कि एक तो मतलब यहाँ पे पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और क्या हो रहा है यहाँ पे, वाटर का एक्सेसिव यूज हो रहा है डैम्स के अंदर, इसकी वजह से क्या होता है, हमारे इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं, अर्थक्वेक वगैरह है, उनके आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन हैज चेंज्ड द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी रीजन्स विद farmers shifting to water intensive and commercial crops, this had great ecological consequences like salinization of the soil। अब देखिए क्या है salinization जो हो रहा है वो उसका कारण क्या हो रहा है, अब देखिए पहले क्या होता था, सीजनल क्रॉप्स उगाई जाती है पहले, जैसे कि पहले के टाइम में आप देखोगे खारिफ क्रॉप्स जब बारिश वगैरह हो रही है, फिर उसके अंदर विंटर क्रॉप राबी क्रॉप होगी, फिर उसके अंदर जैद जो होती है वो क्रॉप होगी। लेकिन आप क्या चीज़ देखोगे, अभी अब हम टोटल टाइम कभी भी उनके पास में इरिगेशन मेथड्स है, वो चाहे जब क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सकते हैं, ऐसे एरियाज जहाँ पे मतलब पहले जैसे राइस है, राइस को पानी ज़्यादा चाहिए, तो लेकिन पहले हर एरिया में नहीं हो सकता था, बट आज किसी भी एरिया में आप कल्टीवेट कर लेते हो क्योंकि आपके पास इरिगेशन मेथड्स वगैरह बहुत ज़्यादा है। अब इसके वजह से क्या हुआ है कि आप क्या कर रहे हो, हर तरह के क्रॉप्स को आप वहाँ कल्टीवेट कर रहे हो तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, तो ये हो रहा है फिर। लेकिन अब ये पानी जब इसके अंदर से हम लोग बात कर रहे हैं, अब इसकी वजह से क्या है, इकोलॉजिकल बहुत कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं। अब इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे जिसकी वजह से हमने कहा सैलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल। अब ये पानी आप ले जा रहे हो, अब कोई सी भी क्रॉप कभी उगा रहे हो और कोई से भी एरिया में कोई सी भी उगा रहे हो, तो हर पहले सॉइल टाइप वगैरह सब इरिगेशन मेथड्स वगैरह देख के हर एरिया का हमें पता होता था, बट अब हम क्या कर रहे हैं, इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने को क्या मिल रहा है, सॉइल जो है वो सलाइन होती जा रही है धीरे धीरे। तो अब सॉइल सलाइन होगी तो धीरे धीरे क्या होगा कि वहाँ पे जो है उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी फर्टिलिटी उसकी कम हो जाएगी, और कल्टीवेशन आप 1 साल कर लोगे, 2 साल कर लो, तीसरे 4th ईयर से फिर वो क्या है, कल्टीवेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा क्योंकि सॉइल ही सलाइन होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये सबसे बड़ा कारण कि जो डैम्स है ना, इन्होंने जो है जो एक होता है ना हमारे यहाँ पे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा गैप लेके आ गए हैं, जैसे कि एक तरफ जिनके पास में इन सब इरिगेशन मेथड्स को जो यूज़ कर रहा है वो तो मतलब जो रिच है वो तो और ज़्यादा रिच होता जा रहा है, और जो पुअर है वो बहुत ज़्यादा पुअर होता जा रहा है, क्योंकि उनके पास खुद की लैंड है, वो लोग कल्टीवेट कर रहे हैं, सब चीज़ें ठीक है, बट ये जो है जो पुअर लोग हैं इनके पास लैंड नहीं है, उनकी लैंड पे जाके काम कर रहे हैं, फिर वो उनकी मर्जी से वेजेस वगैरह देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। जो मतलब हम जमींदार वगैरह लैंडलॉर्ड्स वगैरह वो तो धीरे 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 रिच होते जा रहे हैं, और जो ये हमारे पीजेंट्स ग्रुप है जिनके पास लैंड नहीं है वगैरह वो और ज़्यादा हमें जो है कमज़ोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक सोशल गैप जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ये भी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स की वजह से हो रहा है।
और ये भी है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स भी हमें बहुत देखने को मिलते हैं। क्या है, जिस एरिया में वो बनी होती है, डैम्स होते हैं, तो वो नहीं चाहते हैं कि किसी दूसरे एरिया में हमें वाटर सप्लाई दी जाए। तो इसकी वजह से क्या है, एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच में इश्यूज होने स्टार्ट हो जाता है कि इस स्टेट को आप ज़्यादा पानी दे रहे हो, उस स्टेट को आप कम पानी दे रहे हो, तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि अब आपने डैम बना दिया, जो है कॉस्टिंग वगैरह सब आई है, अब उससे जो बेनिफिट्स या जो आपको उसका रेवेन्यू मिल रहा है, उससे जो कॉस्टिंग आपको मिल रही है, उसको लेके लड़ाई हो जाती है कि स्टेट बोलता है कि मेरे को ज़्यादा चाहिए, हमारे इतना वो लगा है। तो मतलब इंटर स्टेट जो आपको डिस्प्यूट्स है ना वाटर इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स की वजह से वापस बहुत सारा देखने को मिलता है। अब हमने कहा अब ऑब्जेक्शन क्यों बहुत ज़्यादा इतने अराउज हो रहे हैं, अब ऐसे क्या है कि ये जो मेन पर्पस जिसके लिए बनाया गया था ना, वो पर्पस अचीव क्यों नहीं हो पा रहा है। तो मतलब इसी के अंदर है कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो पर्पस हमने डिसाइड किया था कि इसलिए हम ये मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो अचीव नहीं हो पा रहा है। क्या इन फेलियर का क्या कारण है, वो हम देखेंगे। पहली चीज़ तो क्या है, मैंने अभी आपको बताया ही है कि जो ये वाटर जो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बने हैं, उसमें इंटर स्टेट जो है वाटर डिस्प्यूट आपको बहुत देखने को मिलते हैं। वो स्टेट बोलता है कि नहीं मेरी शेयरिंग ज़्यादा है, वो बोलेगा मेरा जो कॉस्टिंग ज़्यादा पड़ी थी, मुझे ये ज़्यादा चाहिए, ये जो इतने दिन पानी उनको दिया जाता है, इतना हमें गैलन पानी मिलना चाहिए। इस चीज़ को लेकर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है। जब भी इस तरह की कंडीशन आ जाती है ना, तो उसमें क्या होता है, जो हमारा मेन पर्पस है वो साइड में हट जाता है और ये लड़ाई बीच में आ जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आयरनिकली द डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स हैव ट्रिगर्ड फ्लड्स ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वियर्स। ऑब्वियस है, हमने कहा हम फ्लड कंट्रोल करने के लिए तो हमने डैम्स बनाए हैं, बट उसमें क्या है, इतना सेडिमेंटेशन जमा हो गया है, इतनी मिट्टी मिट्टी जमा हो गई है कि वो पानी मतलब जितनी उसकी पहले थी ना स्पेस था, वो स्पेस सारा कम हो गया क्योंकि सेडिमेंटेशन जमा हो गया, नीचे एक परत जम गई है। तो अब जब वो पानी फ्लो के साथ आता है तो उसमें से नीचे तो सेडिमेंटेशन है, तो पानी जो है बहुत ज़्यादा पानी जो है बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमने पर्पस था हमारा कि हम फ्लड कंट्रोल करना चाहते हैं, बट अब क्या हो रहा है, उसकी वजह से ज़्यादा फ्लड आ रही है आसपास के एरियाज में। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जो पर्पस को हमने ध्यान रख के बनाया गया था, वो पर्पस हमारा फुलफिल हुआ ही नहीं है। अब हम लोग ज़्यादा देखते हैं कि मोस्टली जितने भी बड़े बड़े जो हमारे डैम्स वगैरह है ना, वो जो है हम लोग देखेंगे उसमें वो फ्लड्स को कंट्रोल करने में नहीं हुआ है। जब भी आप देखोगे कि मतलब डैम्स बना दिया आपने, बट जब भी बहुत तेज हैवी रेनफॉल होगा ना, तो वो जो है फ्लड आ ही जाती है, कंट्रोल नहीं हो पा रही है। और जब फ्लड आती है तो आसपास के एरियाज की लाइफ पूरी तरह से खत्म हो जाती है, वो पूरी तरह से डिवास्ट कर देते हैं। ठीक है, वो लाइफ को करते हैं, वो लाइफ स्टॉक को करते हैं, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी जो वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी वगैरह है, उनकी लैंड्स वगैरह, उन सबको भी खराब कर जाते हैं। और एक जो हमारा नेचुरल हमें देखने को मिलता है वो है कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन होता है, हमारी टॉप सॉइल उड़ के चली जाती है, तो हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। तो ये सारे के सारे कारण हैं इसके पीछे। तो यही कारण है ना कि इसकी वजह से फेलियर हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। सेडिमेंटेशन ऑल्सो, इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें देखिए सेडिमेंटेशन ऑल्सो मेंट, सेडिमेंटेशन मैंने यहाँ वर्ड यूज किया ना, सेडिमेंटेशन की वजह से क्या हो रहा है कि फ्लड्स आ रही है, मैंने कहा वो नीचे जमा हो गया, तो जमा जो कचरा हुआ है, सेडिमेंटेशन मतलब एक जो हमारे एक लेयर वहाँ पे जम गई है, वो क्या है, उसमें आप देखोगे डिप्राइव्ड ऑफ सिल्ट अ नेचुरल फर्टिलाइजर फर्दर एडिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब ये मैंने कहा पानी के साथ बह के क्या है, वो सिल्ट ही बह के आई है, जो टॉप सॉइल होती है हमारे यहाँ पे, हमने कहा वो सिल्ट जो है उसके साथ साथ में आप देखोगे कई बार आपने जब हम ज्योग्राफी की बात करी थी, हमने तो फ्लड प्लेन्स होते हैं, तो उनके आसपास वाले एरिया हमने पढ़ा था कि जो मतलब जो जस्ट पास में होता है, जहाँ पे हर साल रिन्यू होती रहती है सॉइल, तो मैंने कहा वो जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। लेकिन अब क्या हुआ, ये फ्लड्स वगैरह आती है तो वो फर्टाइल सॉइल जो है कहीं चली जाती है। ठीक है, बाद में इसकी वजह से क्या हुआ, जब अभी सिल्ट हट जाएगी, जो एक बहुत नेचुरल फर्टिलाइजर था हमारे लिए, वो हट चुकी है, तो अब इसकी वजह से लैंड डिग्रेड होने लगेगी। जब तक ये सिल्ट उसके अंदर रहती थी तो लैंड जो है अच्छी थी, फर्टाइल थी, बट जैसे ही सिल्ट वहाँ से हट जाती है तो वो क्या होने लग जाती है, लैंड डिग्रेड होने लग जाती है। ठीक है, आगे की तरफ हम देखेंगे। अब ये मैंने अभी अपन ने ऊपर ही पढ़ा है कि अर्थक्वेक्स वगैरह आ रहे हैं, बहुत सारी डिजीज हमें देखने को मिल रही है, और हमें क्या है, बहुत सारे यहाँ पे एक्सेसिव यूज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये सारे के सारे कारण हैं जिसकी वजह से हम जो जिस कारण से चीज़ बनाई गई थी ना, वो हमें फुलफिल ही नहीं हो पाई है, हमें जो चाहिए था वो हमें मिला ही नहीं था, रिजल्ट जो हमें चाहिए था ना वो रिजल्ट हमें नहीं मिल पाया है।
तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो हमने देखा। तो सबसे बड़ी चीज़ है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, आप मान लीजिए, और हम लोग केयरफुली यूज जो है वो हम नहीं कर रहे, सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे। यही सबसे बड़ा कारण है कि हम हमारे पर्पस को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अब इस तरह की सिचुएशन आ चुकी है जिसमें आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें देखने को मिल रही है आपको कि बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, रिवर्स पूरी की पूरी ख़राब हो रही हैं। हमारे यहाँ की जो बिल्कुल जो डिवाइन रिवर्स हैं, जो हमें जिनको हम भगवान की तरह पूछते हैं, जैसे गंगा है, नर्मदा है, हमारे जो यमुना रिवर है, वो सब बिल्कुल इस तरीके से मतलब ख़राब होने लगे। तो उनके लिए बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स चलाए गए ताकि उनको साफ़ सुथरा रखा जाए। तो ऐसे ही नर्मदा बचाओ आंदोलन एक स्टार्ट किया गया था, जिसमें नर्मदा जो वैली है ना, उसके अंदर अब एक चीज़ ध्यान रखना, नर्मदा वैली है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो कि ट्राइब्स लोग हैं, और उनकी क्या लाइफ ही वो फॉरेस्ट वगैरह थे। तो उन फॉरेस्ट में वो लोग आराम से रह रहे थे। बट क्या हुआ, जब यहाँ पे डैम वगैरह जो ये शुरू किए गए थे, अब इसके अंदर ऊपर बना है सरदार सरोवर डैम, आपको पता है। सरदार सरोवर डैम जब बना तो फिर वहाँ पे जो रहने वाले जो लोग थे आसपास में, उन लोगों का जो है एरिया लिया गया, उनको बोला गया आपको हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे। वो फॉरेस्ट में आराम से रह रहे थे, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रहे थे। बट अचानक से बोला गया अब आपको यहाँ से हम लोग माइग्रेट करवाएंगे, हम लोग आपको दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, ये एरियाज आपको खाली करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक डैम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये इश्यूज हुए। तो एक जो है एनजीओ, आपको पता है एनजीओ कौन होते हैं? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है, ये लोग जो कुछ भी करते हैं ये अपने बेसिस पे खुद करते हैं। नॉन गवर्नमेंटल एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे जब ये सरदार सरोवर डैम बना था ना, सरदार सरोवर डैम में उस टाइम में काफ़ी सारे ट्राइबल लोग्स को, फार्मर और जो लोग थे ना, उन सबको क्या है वहाँ से मोबिलाइज कर दिया गया था, उनको दूसरी जगह पे भेज दिया गया था। अब हमने कहा सरदार सरोवर डैम जो है हमें पता है कहाँ पे बना हुआ है, ये गुजरात में बना हुआ है। ठीक है, अब हमने कहा स्टार्टिंग में इन लोगों ने मतलब सिर्फ क्या है, ये यहाँ पे जो ध्यान दिया गया था ना, वो ध्यान दिया गया था कि हम लोग डैम बनाएंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, बहुत ज़्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, हम लोग इरिगेशन मैथड्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकें, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा गया। बट जो ये हमारे ट्राइबल लोग थे, इन लोगों के डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा गया था। तो इकोनॉमिस्ट जो थे ना, एनवायरमेंटलिस्ट थे या एनजीओज वगैरह थे, उन लोगों ने बहुत मतलब इसके लिए बहुत आवाज़ उठाई कि है ना, इन लोगों का घर नहीं छिनना चाहिए, और बोला कि अगर आप इस तरीके से डैम्स वगैरह बनाओगे तो नर्मदा रिवर खराब हो जाएगी। तो सेव नर्मदा सेव लाइफ करके उन्होंने ऐसे स्लोगन्स वगैरह भी उस टाइम में दिए थे। ठीक है, अब है ना, इसके बाद में जो है ये एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत सारे यहाँ पे होने वाले थे। आपको पता है डैम बनेगा, कितने जो है आप जो हम एरिया, कितने बड़े एरिया के ट्रीज आप काटोगे, डिफॉरेस्टेशन होगा। डिफॉरेस्टेशन होगा तो डिफॉरेस्टेशन के तो हमें बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स पता है, हम लोगों ने देखे हैं उनको। हमने उसमें देखा, हम जब रिसोर्सेज चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा कि किस तरीके से अगर हम लोग ट्री डिफॉरेस्टेशन होता है तो कितने नेगेटिव इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये ट्रीज जो है हमें काटने भी पड़ेंगे, और साथ ही साथ में जब रिवर का वाटर आएगा तो कितने तो उसमें सबमर्ज भी हो जाएंगे, उसमें डूब भी जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को फोकस करके, ट्राइबल पीपल को फोकस में रख के, जो डिफॉरेस्टेशन है उसको फोकस में रख के, जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब इश्यूज बनाए गए थे, बहुत ज़्यादा रैलीज निकाली गई थी, लोगों को इकट्ठा किया गया था ताकि उनको समझाया जा सके कि अगर ये बनेगा तो ये बहुत हमारे लिए खराब होगा। अब इसके बाद में कि अभी फिर से रीफोकस किया गया है कि पुअर सिटीजन्स जो हैं, या जो ये आउटस्टीज से जिन लोगों को आपने यहाँ से डिस्प्लेस किया है, उन लोगों को वापस से फुल रिहैबिलिटेशन मिलना ही चाहिए। तो इसके बारे में जो है एक बहुत बड़े अभी हम लोग बात करते हैं, मिशन ही मान लीजिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो चलाया गया था। ये एनजीओ ने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर इन लोगों के बारे में जिनको आपने रातों रात हटा दिया यहाँ से, उनके फुल रिहैबिलिटेशन के बारे में यहाँ पे फोकस किया गया था। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में आपको ये सारी बातें याद रखनी है। अब देखो, मैंने कहा सारी बातें कर ली, क्या होता है सब कर ली हमने, लेकिन अब ये जो है प्रॉब्लम हमारे सामने जो बहुत बड़ी खड़ी है, इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम लोग जो है वो ये जो कंजर्वेशन है वाटर का वो कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप
ये कंजर्वेशन कर सकते हैं, तो हम इसकी तरफ चलते हैं। तो पहली चीज़ है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब है जो भगवान हमें प्रेसिपिटेशन के रूप में पानी दे रहा है ना, उसको आप स्टोर करो, ताकि आपको जो ये स्कैरसिटी वाला प्रॉब्लम है ना, ये नहीं ना करना पड़े। लेकिन हमें तो उस टाइम, जब हम लोग तो वो वाले लोग हैं, जब ज़रूरत होती है उस टाइम कुआं खोदते हैं, तो हम लोग जो वाटर हमें हर साल मिल रहा है, हम उसको कंजर्व कर ही नहीं रहे ना, हम लोग उसको हार्वेस्ट करें। अगर हम लोग स्टोर करके रखें तो पूरे साल का पानी हमारे पास में हो सकता है। पुराने टाइम में क्या होता था, यही तो होता था, सब लोग क्या है, अपनी छत को बिल्कुल साफ सुथरी रखते थे और उनके वहाँ से क्या करते थे, ड्रेन्स के थ्रू वो पानी एक बड़े टैंक में इकट्ठा कर लेते थे और पूरे साल भर के लिए वो पानी उनके लिए सफिशिएंट होता था। ठीक है, तो यही चीजें हैं। तो अब हमें वापस से उस पुराने समय को याद करने की जरूरत है। अब हम लोगों को क्या करना है, वापस से रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ जाना है। ठीक है, अब हम इस पानी को किसी भी पर्पज से यूज कर सकते हैं। आप घर के, आपके डेली यूज के उन पे कर सकते हो, इरिगेशन मेथड्स के लिए यूज कर सकते हो, आप अपने घर में गार्डन वगैरह के लिए यूज कर सकते हो। हर काम के लिए पानी हमारे काम आ सकता है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन चीजों के बारे में देखना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभी हमारी बहुत बड़ी जरूरत है। ठीक है, अब देखो इस तरीके से अपने छतों के ऊपर में यहाँ पे जो होते हैं ड्रेन्स के थ्रू, इनमें से पानी इस टैंक में इकट्ठा हो गया, फिर आप यहाँ से टैप के थ्रू, पाइप के थ्रू, आप जिसमें पर्पस में आपको यूज लेना है आप ले सकते हो। ठीक है, अब हमने कहा ये चीज़ हो गई। फिर हमने कहा ये अगर हम लोग हमारे फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो हमें ये स्टेप जो है हमें उठाना ही होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ही एक ऑल्टरनेटिव है हमारा, जिससे ये जो हमारी प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। ठीक है, अब हमने कहा सोशियो इकोनॉमिकली और एनवायरमेंटली दोनों। अब देखो सोशियो इकोनॉमिकली कैसे, अब इसमें क्या है, किसी को भी स्कैरसिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा, हर आदमी जो है यहाँ से वाटर अपने घर में स्टोर कर सकता है। एनवायरमेंटली की भी आप देख सकते हो कि अभी मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हम लोग स्टार्ट करते हैं, डैम्स वगैरह बनाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट को कितना नुकसान हो रहा है। बट अगर हम हमारे घर में ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो इसका एनवायरमेंट पे कोई भी नेगेटिव इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। ये पुराने ट्रेडिशनल टाइम से आप देखोगे ना, हर गाँव में सब जगह आपको ये तरीका देखने को मिलेगा कि बारिश आने से पहले पूरी साफ सुथरी छत को करके पूरा पानी जो है स्टोर किया जाता था, बड़े बड़े टैंक्स बने हुए होते थे। तो अब हम देख लेते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स क्या है और कौन कौन से एरियाज में क्या क्या उनका नाम है, ये हमें सब देखते हुए चलना है। अब ट्रेडिशनल मेथड्स की अगर मैं बात करूं तो इन हिल एंड माउंटेनियस, हिली एरिया है, हिली एरिया में आप जब गए, हिल और माउंटेन्स में आप गए, इस रीजन में अगर आप जानते हो तो वो लोग क्या करते हैं, वहां पे अलग अलग ऐसे डाइवर्जन्स बनाए रखते हैं ताकि वो पानी क्या करेगा, उनसे बह बह के आएगा और नीचे आके आपके टैंक्स वगैरह में इकट्ठा हो जाएगा, जिनको गुल्स या कुल्स कहा जाता है। कहाँ पे कहा जाता है, वेस्टर्न हिमालयाज में। और ये इसका पर्पस होता है कि इस पानी को हम किस लिए यूज करेंगे, हम उसको यूज करेंगे एग्रीकल्चर के लिए। तो क्वेश्चन बन जाता है इसमें, गुल्स कुल्स है क्या है ये, तो ये वाटर वो हार्वेस्टिंग के मेथड्स हैं। फिर हमने कहा ये कहाँ कौन से एरिया में ज़्यादा वो है, तो वो पॉपुलर वो वेस्टर्न हिमालयाज में है। ये सारे क्वेश्चंस हो गए, तो इसीलिए हमें हर चीज़ की तरफ ध्यान देते हुए चलना है। अब हमने कहा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, वो भी मैं जो समझा रही हूँ आपको, छत वाला जो सिस्टम है उसके अंदर जो है आपकी खुद की छत से आप अपने बड़े टैंक में बहुत पानी इकट्ठा कर सकते हो, तो इसको बोला जाता है रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, ये पूरा हम लोग बात करते हैं राजस्थान में। देखिए क्या है, राजस्थान की इमेज ही कैसी दिखाई जाती है हमें, कभी भी आप कोई सीनरी देख लो, कोई कुछ में हो, उसमें क्या है, लेडीज वो सर पे मटका रख के ये हमें जाती हुई दिखाई देती है बहुत दूर तक। तो हमारा राजस्थान को इसी तरह से प्रेजेंट किया जाता है इसके अंदर। तो हम लोग बात करते हैं, लेकिन राजस्थान में क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी है, तो वहाँ पे सब लोग जो है कौन सा मेथड यूज़ करते थे हमेशा से, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो अपने घर के अंदर ही पानी को स्टोर करते थे ताकि आने वाले टाइम में उनको वाटर स्कैरसिटी का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, अब हमने कहा बंगाल, जो वहाँ पे आप लोग देखोगे फ्लड बहुत ज़्यादा आती है दामोदर रिवर की वजह से वहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे फ्लड प्लेन्स है। ठीक है, वहाँ पे क्या है, लोगों ने क्या है यहाँ पे इन्यूंडेशन चैनल्स बना रखे हैं। ठीक है, उनसे ही सबने छोटे छोटे चैनल्स निकाल के कर रखे हैं और डायरेक्ट फील्ड में वो लोग क्या है उसके थ्रू पानी जो चला जाता है और उनकी जो है कल्टीवेशन अच्छा खासा हो जाता है। अब देखिए क्या नेचुरल डिजास्टर है, फ्लड, उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन उस प्रॉब्लम के अंदर से ही एक नया सोल्यूशन वो लोग निकालते हैं और इस तरह के चैनल्स बनाते हैं और अपनी जो है कल्टीवेशन करते हैं। आगे की तरफ हम चलते हैं, सेमी एरिड और एरिड रीजन्स, मतलब ऐसे एरियाज जहाँ थोड़ा सूखा एरिया है, वहाँ पे पानी मतलब जो है प्रेसिपिटेशन बहुत कम होता है, ऐसे एरियाज में जो है आप देखोगे वहाँ पे भी इस तरह के हमें ऐसे वाटर रिजर्वियर्स हमें देखने को मिलते हैं।
अब हम देखते हैं, जैसे हम सबसे अगर हम लोग बात करते हैं एरिड रीजन की, तो जैसलमेर हमारे सामने आता है, ठीक है। तो जैसलमेर में जो है जोहड़ बने हुए होते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर के अंदर जो हम ये जो रहता है ना, इसमें खादिन्स, खादिन्स बने रहते हैं जैसलमेर के अंदर। इसी तरह जोहड़ होते हैं, आपने सुने होंगे जोहड़ वगैरह, जो एक छोटा सा ऐसे कुंड टाइप का पानी का स्टोर करने के लिए बनाया हुआ होता है। तो हमारे राजस्थान के अंदर जो भी इस तरीके से एरियाज हैं जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, इस तरह के वाटर रिजर्वियर्स बनाते हैं जिनको खादिन्स कहा जाता है, जिनको जोहर्स कहा जाता है। तो खादिन्स कहा जाता है जैसलमेर में। उसी तरह से हमने अभी पढ़ा था कुल्स और गुल्स कहाँ है, वो है वेस्टर्न हिमालयाज में। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमें बार बार पढ़ना है, चीजें समझ में आ जाएगी। अब हमने कहा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, ठीक है। अब हमने कहा सारे एरियाज में आप क्या करोगे जहाँ पे, अब एक चीज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेन वाटर जो है उसी के पानी को हम पार्लर पानी कहते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि पार्लर पानी क्या है, व्हाट इज पार्लर पानी, तो हमें पता होना चाहिए रेन वाटर इज कॉमनली रेफर्ड टू एज पार्लर पानी, ठीक है। अब हमने कहा ऐसे एरियाज जो एरिड है, सेमी एरिड है, मतलब सूखा है, वहाँ पे ऐसे वाले एरियाज में क्या होता है, मेनली हमारे लिए तो राजस्थान वाला एरिया ही है, हमें सूखा नाम आते ही हमें डेजर्ट एरिया नाम आता है, और उसमें हमारा राजस्थान, उसमें भी मेनली बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिसमें हमने कहा वेस्टर्न जो राजस्थान है उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर, मतलब ऐसी जगह में सारी जगह में बहुत ज़्यादा पानी की शॉर्टेज है। तो वो लोग क्या करते हैं, सब लोग अंडरग्राउंड जब अपने घर बनाते हैं तो उसमें एक चीज़ पक्का होती है, उसमें क्या होती है कि एक टैंक्स बनाते हैं अंडरग्राउंड, जिसमें वो लोग अपने ड्रिंकिंग वाटर को स्टोर करके रख सकें, ठीक है। ये सारी की सारी यूज होती है। और हमने कहा ये टैंक्स इतने बड़े होते हैं जैसे एक बहुत बड़ा कमरा हो, इतना बड़ा मतलब बनाते हैं ताकि बहुत सारा पानी वो स्टोर कर सके, ठीक है। अब हमने कहा हर जो है हम लोग बात करते हैं कि टैंक्स जो हैं वेल डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से हैं। तो कैसे, आपने अच्छे साफ सुथरा पानी स्टोर किया है, फिर इसके अंदर वो नेचुरल तरीके भी अपनाते हैं ताकि लंबे टाइम तक पानी स्टोर है, जैसे फिटकरी उटकरी डाल के रखते हैं जिससे वो गंदगी जो होती है सारी नीचे लेयर में जमी हुई रहती है, ठीक है। अब हमने कहा कि हर जो एरियाज हम लोग बात करते हैं उन्होंने ऐसे कर दिया, मतलब छत पे से पानी के वो आ रहे हैं नीचे, फिर स्लोपिंग इस टाइम की रूफ बनी हुई होती थी जो पाइप्स के थ्रू डायरेक्ट कहाँ जाके खुलती है, उस टैंक के अंदर खुलती है। तो सारा पानी जो छत का है वो सारा उस पाइप से होता होता कहाँ जा रहा है, वो जाके उसमें हमारा जो टैंक है उसके अंदर जाके गिर जाता है और उनका पानी स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब देखो इस पूरा सिस्टम दे रखा है ना, देखो इस तरीके से यहाँ पे कलेक्शन एरिया होता है, फिर इसके अंदर से जाके ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, फिर कलेक्शन एरिया है, फिर आप जैसे इन ये देखिए यहाँ से वापस होता हुआ, यहाँ से होता हुआ इन टैंक्स में जाके इकट्ठा हो जाता है, ताकि ये पूरा पूरा एक प्रोसेस है। आप खूब सारा पानी, साफ सुथरा पानी अपने घर में ही इकट्ठा कर सकते हो। आप जो है उनको फिर उनसे टैंक जो है टंकी वगैरह होती है उनको भर लेते हो, फिर आपको जब जरूरत होती है उस पानी को आप यूज कर लेते हो, ठीक है। अब हमने कहा कि जो है इसमें हम लोग देखेंगे कि इसमें पूरा पूरा सिस्टम है, पूरा स्लोपिंग से नीचे की तरफ आया, फिर एक जो स्क्वायर ऐसा रहेगा, रेक्टेंगुलर एक वो रहेगी, उससे होता हुआ फिर पाइप्स के थ्रू जाके उन टैंक्स के अंदर स्टोर हो जाता है। फिर टैंक से वो पानी आपको जहाँ यूज करना है, टैंकीज वगैरह में उसमें ले लेंगे आप लोग, और जब चाहे पानी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने देखा रेन फॉलिंग ऑन द रूफटॉप्स वुड ट्रेवल फ्रॉम द पाइप एंड बी स्टोर इन दिस अंडरग्राउंड ट्रैक। पूरा एक सिस्टम होता है, इस सिस्टम से ऐसे 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 होता हुआ ये यहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। पूरा एक सिस्टम वो ये फॉलो करता है। आगे की तरफ हम देखते हैं। अब ये मैंने आपको बता दिया, जब भी पहली बौछार हो जाती है ना, पहली बार बारिश आती है, उस टाइम में पूरी छत को पूरा अच्छे से साफ सुथरा कर देते हैं, बिल्कुल एक बूंद भी कचरा नहीं रहने देते हैं। और फिर उसके बाद में जो पहली बार का जो पानी आया उससे तो आपने सफाई कर दी, उसको आप स्टोर नहीं कर रहे हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम से जो बारिश का पानी होगा उसको आप स्टोर करोगे। तो पूरी मतलब ऐसा नहीं कह सकते गंदा पानी आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो हमारे यहाँ पे जो है तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया दैट हैज मेड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब ये मैंने कहा कि हर जगह मतलब सबको पता है ये चीज़, लेकिन तमिलनाडु हमारे इंडिया का सबसे बड़ा पहला स्टेट है जिसने वहाँ पे कंपलसरी कर रखा है कि हर घर के अंदर ये सिस्टम होना ही होना चाहिए कि रूफटॉप जो हम लोग वाटर है उसको आप लोग क्या करें, स्टोर करके रख लें, ठीक है। उसने ये चीज़ कंपलसरी कर दी है, तो बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंपल्शन के बिना कोई समझता ही नहीं है। तो यहाँ पे तमिलनाडु ने एक बहुत अच्छी कोशिश करी है, हमें चाहिए कि हमारे इंडिया में सब लोग इसको यूज़ करें। अब हमने कहा क्यों ऐसी ज़रूरत हुई कि आज तमिलनाडु इसको कंपलसरी कर रहा है,
इंपॉर्टेंस क्या होता है, इससे क्या होता है जो पानी हम स्टोर कर रहे हैं ना, आप उसको पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप पानी को अच्छे से साफ सुथरा, आपका टैंक भी साफ है, आपका सब रूफ भी साफ है, आप उसको स्टोर कर रहे हो तो आप पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हमने कहा आप मतलब इतना पानी उन टैंक्स में कर सकते हो कि अगली बारिश आएगा ना तो उसमें आप क्या करोगे, फिर आपको यूज़ करना, मतलब आप यूज़ कर सकते हो, इतना पानी आप लोग उसमें यूज़ कर सकते हो। और आप ये मतलब हम लोग बात करते हैं ना कि और चलो आप रिवर से लेके आ गए, कपड़े धोने का, नहाने का, और सब पानी आप और कहीं से भी ले सकते हो, बट पीने का पानी तो हमारे जो फ्रेश वाटर जो हमें चाहिए होगा वो हमें रेन वाटर के थ्रू ही मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट रेनफॉल तक हम इतना पानी इसमें यूज़ मतलब इकट्ठा कर लेते हैं कि हमारे आने वाले टाइम तक हमारे ये जो है बचा रहेगा और हमें स्कैर्सिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हमने कहा जो पार्लर पानी होता है, मीन्स जो रेन वाटर होता है ना, वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है नेचुरल वाटर की, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म। अगर हम लोग उसको स्टोर नहीं करेंगे तो वो रन ऑफ के थ्रू मिट्टी में जाएगा, खड्डों में जाएगा, वही सब कुछ होगा। बट आप इसको स्टोर कर लेते हो तो आपके आने वाले टाइम में वाटर से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। कई जगह आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक इसका और फायदा है, टैंक्स वगैरह रहते हैं, पानी जो अपना घर है ना वो ठंडा रहता है। सर्दियों के टाइम में हमें क्या है, जो इतना मतलब जहाँ पे वो बना रहेगा ना टैंक वगैरह, वो एरिया बहुत ठंडा रहेगा। तो इसलिए ये क्या है, इसका ये भी मल्टीपर्पज ही हो गया कि पानी तो स्टोर हो रहा है, साथ साथ में हमारे जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठंड मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है ऐसी, मतलब सूर्य देवता पूरे मेहरबान है, उस टाइम में भी क्या है टैंक्स हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, उस टाइम में भी हमें समर हीट से जो है ये बचाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमने आगे क्या कहा, सम हाउसेस स्टिल जो है, अब देखो इसका है किसी की जो टेस्ट का भी फर्क होता है, किसी को टेस्ट पसंद होता है इसी पानी का, तो वो पीने के लिए पार्लर पानी स्टोर करते हैं उनको, क्योंकि उनको नल वाला जो पानी होता है वो पसंद नहीं आता है, जो मतलब ये गवर्नमेंट जो प्रोवाइड कराती है उनको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो वो लोग क्या करते हैं अपने पीने के लिए, उनके पास अवेलेबिलिटी है कि पानी आ रहा है उनके, लेकिन उनको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो क्या करते हैं इसको स्टोर करके रखते हैं अपने आने वाले आगे टाइम के लिए, कि मैं हम लोग जो ड्रिंकिंग पर्पस है उसके लिए तो हम इसे ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम समझ में आ गया। हमने कहा रूफ वाटर जो हार्वेस्टिंग है वो हमें समझ में आ गई है किस तरीके से की जाती है। अब हम आगे की तरफ चल रहे हैं, जो हमने बात की थी बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, पीने का पानी स्टोर करवा दिया आपको, अब चलिए इरिगेशन में भी हम लोग हेल्प कर देते हैं कि किस तरीके से, कितना अच्छा मेथड है और कितना मतलब वो है, हम लोग बात करते हैं कि मतलब अभी की बात नहीं है, बहुत पुराना सालों से 200 साल पहले का सिस्टम है ये, जिसके थ्रू हम लोग क्या बोलते हैं कि पानी जो हमारा होता है, टैपिंग स्ट्रीम्स वगैरह होती है या स्प्रिंग वाटर जो होता है, वो क्या होता है बैम्बू पाइप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता 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 जो है हायर रीजन से ऊपर से नीचे लोअर रीजन तक आता है ग्रेविटी की, तो ऑब्वियस है पानी ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा। तो इसमें क्या है, इस तरह से सेटिंग की जाती है कि पानी इससे धीरे 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 आता रहता है। अब देखिए क्या है, आपको दिख रहा है ये पूरा, ठीक है, ये हमारा मेन चैनल है, यहाँ से पानी आया, फिर यहाँ से डाइवर्जेंस एक्ट हो गया, फिर ऐसे 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 करके धीरे 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 ये होल्स दिख रहे हैं ना आपको, इन होल्स से धीरे 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 यहाँ से पानी टपक टपक के आता रहता है, जिससे आपका एरिया जो है वहाँ पे मॉइस्चर बना रहता है, पानी की वेस्टेज भी नहीं होती है। बहुत अच्छा सिस्टम है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। पहली चीज़ इस पर थोड़ा सा अच्छे से हमें चीज़ें समझ लेनी है, इसको याद कर लेना है हमें, बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में छोटा सा इस तरह से रफ डायग्राम भी हमें बनाना होगा वहाँ पे। तो अब हम लोग देखते हैं बहुत 200 साल पुराना है, टैपिंग स्ट्रीम या स्प्रिंग वाटर जो होता है वो बैम्बू जो ट्रीज के जो पाइप बने होते हैं उनके थ्रू होता होता ये मेन कहाँ पे पहुँच जाता है, जो हमारी लैंड है वहाँ तक पहुँच जाता है, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या है, ठीक है। अब हमने कहा 8 to 20 liters of water enter the bamboo pipe system, gets transported over hundreds of meters and finally reduced to 20 to 80 drops per minute at the site of the plant। अब हमने कहा कि बहुत सारा पानी है, 18-20 लीटर पानी उसके अंदर बैम्बू पाइप्स के अंदर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, फिर उसके बाद बहुत लंबा रूट तय करके आता है, फिर उसके बाद में हर मिनट में सिर्फ वो 20 से 80 ड्रॉप्स ही जो है पानी की गिरा रहा है प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो पानी को प्रॉपर उनको मिल रहा है, बट एक तो आप पानी प्रेशर से देते खूब सारा पानी वेस्ट होता है, बट वहाँ पे बूंद 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 जितनी ज़रूरत है उतना उनको मिलता जा रहा है, तो बहुत अच्छा मेथड है ये, ठीक है। फिर हमने कहा फ्लो ऑफ वाटर इनटू द पाइप्स कंट्रोल बाय द मैनिपुलेटिंग द पाइप्स पोजीशन। आप चाहो कि भाई मुझे वाटर रोकना है, ठीक है, अब ऐसा नहीं कि भाई चालू हो गया तो रुक नहीं सकता, इस तरीके से चैनल्स बनाए हुए हैं, इनसे यहाँ पानी रोक दो, जब आपको जरूरत हो इसको खोल दो, फिर ये पानी के थ्रू नीचे आ सकता है। तो इनको आप क्या कर सकते हैं, रेगुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हो सकती है। अब हमने कहा जब ये रोड से, अब ये इस तरह के बना हुआ तो रोड पे भी तो जाएंगे ना, फिर उसमें क्या होता है, इसलिए क्या करा जाता है, इनको थोड़ा सा ऊंचाई पे ही रखा जाता है ताकि
भाई सड़क के नीचे दबे नहीं, टूटे नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं हो, तो इनको थोड़ा सा लैंड से ऊपर ही लिखा जाता है। यहाँ तक पूरा सिस्टम क्लियर है हमारा। अब हम एक जो हमारे इसके अंदर चीज़ है वो है JJM, जल जीवन मिशन। जब इतनी ज़्यादा स्कैरसिटी हो रही है, आम जनजीवन बहुत अस्त व्यस्त है, लोगों को प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा है, मतलब ऐसा नहीं बोल रही मैं ग्रीड पूरी करनी है उनको या बहुत ज़्यादा पानी वो नहाने में 1-1 घंटा पानी वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनकी ज़रूरत है ज़िंदगी में कि उनको ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, सेफ़ वाटर नहीं मिल रहा है, क्लीन वाटर नहीं मिल रहा है। तो अब जब ये बातें सारी की सारी आई थी, तो फिर उसके बाद में JJM मिशन यानी कि जल जीवन मिशन स्टार्ट किया गया था, जिसमें ये चीज़ जो है इंश्योर की गई थी कि जो भी रूरल हाउस होल्ड है, मतलब जो भी गाँव में रहने वाले लोग हैं, उनको क्या करोगे आप, जो है एक फिक्स अमाउंट जो है आप वहाँ पे पर डे उनको प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसा है वो तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और जो जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो मतलब तरस रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, जल जीवन मिशन में यही चीज़ की गई थी। द गोल ऑफ जल जीवन is to enable every rural household to get an assured supply of potable piped water at a service level of 55 liters per capita per day regularly on a long term basis by ensuring the functionality ऑफ द टैप वाटर कनेक्शंस। अब क्या है, इसके अंदर जल जीवन मिशन के तहत जो है हर गांव के अंदर क्या करा गया था, उनके जो है नल का कनेक्शन उनको दिया गया, टैप कनेक्शंस दिया गया था, जिसमें क्या है हर आदमी की पर कैपिटा मतलब हर आदमी की ज़रूरत के हिसाब से 55 लीटर उसको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये मतलब पूरे एक लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ की गई थी, ऐसा नहीं कि भाई ये 1 साल के लिए 2 साल के लिए, नहीं, एक लॉन्ग टर्म के लिए ये जो मिशन स्टार्ट किया गया है, ताकि जो गाँवों में है तो लोगों को इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े और उनको जो उनकी ज़रूरत है उतना पानी उनको मिलता रहे। ठीक है जी, ये हमारा हो गया है पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हमारा वाटर रिसोर्सेज। आई थिंक आपको मेरे को लगता है कि आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, बड़ा अच्छा चैप्टर है और क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। स्क्रूनिटी वाला जो चैप्टर है वो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लेना है हमें बहुत अच्छे से। बैम्बू ड्रिप ग्रिप जो है रे ड्रिप इरिगेशन मेथड, उसको हमें अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती है। डैम की डेफिनेशन, ये ड्रिप इरिगेशन, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इन सबको आप देख लेना। ठीक है, ये सारे सारे कीवर्ड्स है इसके अंदर जो हमें मिले हैं। ठीक है, इनंडेशन जो कैनल थी वो हमने देख ही लिया कि जो फ्लड वाटर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चैनल्स बना के उसको क्या करते हैं इरिगेशन में हम यूज़ करते हैं। इरिगेशन हमें पता ही है, कल्टीवेशन एग्रीकल्चर के लिए हम जो पानी कैनल्स के थ्रू यूज़ करते हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट आपको समझ में आ गए। पेरेनियल कैनाल्स जो होती है, जो पेरेनियल रिवर्स आपको सबको पता है, जिसमें 12 मतलब पूरे ना 12 महीने जो है थ्रू आउट द ईयर जो है इसमें पानी रहता है, क्योंकि ऊपर से वो जो पेरेनियल रिवर्स आ रही हैं उनसे ही ये कैनाल्स निकाली गई है। रेन वाटर जिसे हम लोग जो पालर पानी भी कहते हैं। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। सरफेस वाटर या ग्राउंड वाटर सेम है। स्कैरसिटी आपको पता ही है। तो ये देखिए हमारा हो गया है चैप्टर खत्म। तो यहाँ पे हम लोग और चीज़ें एक बार फटाफट हमारे को क्विक जो है हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले हमने जब स्टार्ट किया था तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, हमने कहा कि हमारे पास ये हर साल रिन्यू होता है, फिर भी हमारे पास कमी आ रही है, इसमें हमारी ही गलतियां हैं सारी की सारी। तो हमने कहा हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे पास पानी की कमी आ गई है। अब पानी कमी तो आ गई है, इसको दूर कैसे करना है, तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हमें सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट स्टार्ट करना पड़ेगा। वाटर स्कैरसिटी के बारे में हमें प्रोग्राम्स ऐसे चालू करने पड़ेंगे जिससे सप्लाई और डिमांड में एक बैलेंस बना हुआ रह जाए। इक्वेटिक इकोसिस्टम को हमें प्रिजर्व करके रखना है, इसकी तरफ ध्यान देना है। एनर्जी कंजप्शन को हमें कम करना है, एग्रीकल्चर एफिशिएंसी को बढ़ाना है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है उनको ध्यान में रखना है, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखना है, वाटर पोल्यूशन को मिनिमाइज करना है। फिर हमने कहा डैम्स वगैरह हैं उनको टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने क्यों कहा है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी अभी। फिर मैंने कहा अभी की नहीं, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे एंशिएंट इंडिया में बहुत पुराने से बनते हुए आ रहे हैं हमेशा से, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाए, 1st सेंचुरी में बनाए गए हैं। फिर मैंने कहा कि क्या कारण है कि स्क्रूनिटी है, अपोजिशन है बहुत ज़्यादा इन डैम्स को लेके, तो हमने उसके बारे में भी डिस्कस किया सारी चीज़ें। फिर हमने कहा ऑब्जेक्शंस क्या क्या अराउज हो रहे हैं वो हमने देखा।
फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, एरियाज में अलग अलग क्या कहा जाता है, रूफ वाटर रेन हार्वेस्टिंग क्या होती है वो हमने समझा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो हमने समझी है। फिर हमने कहा बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है वो हमने समझा है, और हमने लास्ट में समझा था JJM यानी कि जल जीवन मिशन। तो हम लोगों ने क्या है, अब ये पूरा चैप्टर हमने खत्म कर लिया है, तो अब इसको आप अच्छे से रीड करिए, पढ़िए। थैंक यू सो मच।